कुछ बात करेंगे अफगान इशू के हवाले से। नाज़रीन, अफगानिस्तान में 1 माह के दौरान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत में वाज़ेह इजाफा देखा गया है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने मुख्तलिफ सूबों में 16 हमले करके 48 तालिबान जंगजू हलाक और 25 को ज़ख्मी कर दिया। हमलों के हवाले से एक अंदूज सर फहरिस्त रहा, जबकि पंजशेर, बकलान, फारियाब, बदख्शां और काबुल में भी तालिबान की चेक पोस्टों और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कलअदम दहशतगर्द तंजीम के सरगना हाफिज़ गुल बहादुर ने अपने ग्रुप को हिदायत की है कि वो अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना करें। जबकि भारत में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर भारत के साथ इंगेजमेंट का सिलसिला जारी है अफ़गान तालिबान का। तालिबान की तरफ से पहले सफ़ीर की तैनाती, ये सारे मामले में कितनी अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करना शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने ज्वाइन किया। ये कहिएगा कि एक तो जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है और अफ़गान फ्रीडम फ्रंट है, इनके जो हालिया हमले हैं उनमें इजाफा, ये तालिबान का कंट्रोल ख़ास तौर पे पंजशेर में और कुंदूज़ में क्या बताता है, उसके बारे में क्या इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ ये हाफिज़ गुल बहादुर साहब की जो इंस्ट्रक्शन है ये काम करेगी आपके मुताबिक? बहुत बहुत शुक्रिया। हम ना सबसे पहले हाफिज़ गुल बहादुर वाले इशू की ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ा अहम है और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक जीत है और पाकिस्तान के उस दावे या नैरेटिव की तस्दीक है जिसकी बार बार नफ़ी अफ़गान तालिबान करते रहे हैं। हाफिज़ गुल बहादुर का ये ऑडियो मैसेज जो है वो अपने तमाम कमांडर्स को किया है, जिसमें उन्होंने इस बात को जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है कि आपने पाकिस्तान के अंदर अफ़गान रिक्रूट्स या जंगजू नहीं भिजवाने, क्योंकि जब भी इस किस्म का हमला होता है तो उसके बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जब तमाम वेरिफिकेशन करती हैं तो उसमें अफ़गान जंगजुओं का पाकिस्तान में जो है वो असर व रसूख या इस लिहाज से दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस होने के सबूत सामने आते हैं, जिससे अफ़गान तालिबान रजीम जो है बड़ी नाराज़ है और उन्होंने हाफिज़ गुल बहादुर को बड़ा स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि वो अफ़गान तालिबान जो है वो अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। आइडियालॉजी इन दोनों की एक है, लेकिन ये पाकिस्तान के उस स्टांस की इंडोर्समेंट करती है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। रादर हम ये कहें कि अफ़गान तालिबान जंगजू इस वक्त ISK में, TTP में, हाफिज़ गुल बहादुर का जो ग्रुप है इत्तेहादुल मुजाहिदीन उसके अंदर, और इसके साथ साथ जो है वो अंसारुल इस्लाम ग्रुप जो है उसके अंदर भी शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की कामयाबी है कि खुद दहशतगर्द तंजीमें मानने के लिए तैयार हो गई हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान तालिबान भी लड़ रहे हैं और उसकी सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात, आप अफ़गान तालिबान के खिलाफ हमलों में इजाफे की बात है, वो बिल्कुल सेंट्रल अफ़गानिस्तान हो या नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान, वहाँ तो बिल्कुल रेट नहीं है अफ़गान तालिबान रजीम की और इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। और जिस तरीके से अफ़गान रेजिस्टेंस फ्रंट ने तकरीबन 15-16 हमले किए हैं, 48 से भी ज़ायद अफ़गान तालिबान हलाक हुए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं, 25 के करीब। लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम आपको एक ख़बर दूँ, वो ये है कि ज़्यादातर इन इलाकों में पक्तिया, पक्तिका, खोस, निमरोज़, फरा, बागलान, बदख्शान, इसमें अफ़गान तालिबान कमांडर्स जो हैं वो अपने मुखालफिन को दहशत का निशाना बना रहे हैं, उनके घरों पे हमले किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया जा रहा है। और ये मेरे ख्याल में अफ़गान तालिबान रजीम इन मामलात से बेखबर है, जो कि बिल्कुल इस बात का सबूत है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जो अफ़गान तालिबान कमांडर हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुखालफिन को, ख़ास तौर पर जो पिछली हुकूमतों में थे या पिछली अफ़गान नेशनल आर्मी के अंदर थे, उनको निशाना बना रहे हैं। कई मकामात पर ये भी इतलात हैं कि घरों को लूटा गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंतशार जो है वो अंदरूनी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक पैदा हो गया है। और ये जो हाफिज़ गुल बहादुर साहब हैं, इनकी जो इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो किया जाता है तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उनमें कमी देखने में मिलेगी? देखिए, हाफिज़ गुल बहादुर तो स्पेसिफिकली आप समझ लें कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान और बनू वगैरह और ये एरियाज़ के अंदर अटैक्स करते हैं और ये किसी ज़माने में गुड तालिब समझे जाते थे जो कि अक्रॉस द बोर्ड अफ़गानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो उनका ज़्यादातर हमले, जो डेडली हमले पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हैं, वो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से हुए हैं। और एक जो कहते हैं फेस कवर करने के लिए और अफ़गान तालिबान रजीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ऑर्डर उन्होंने इशू किया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जंगजू जो है आएंगे नहीं या जो है वो शामिल नहीं होंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अब हो सकता है कि वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्डों के साथ आएँ या पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ,
फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ या अफगान जो कार्ड्स हैं वो इस्तेमाल ना करें, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन फिर भी मूवमेंट के लिए उन्हें किसी न किसी आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अब टैक्टिक्स शायद चेंज करें। और देखिए एक बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको कि अफगानिस्तान के अंदर काबुल में अगर मौलवी नूर वली महसूद की सरबराही में टीटीपी का इजलास होता है एक मकामी होटल में और अफगान तालिबान उसको प्रोटेक्शन फराहम करते हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को शायद सोचना चाहिए कि जिस तरीके से अफगान तालिबान पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन पर लगे हुए हैं और जिस तरीके से इंडियन नेक्सस के साथ काम करते हुए पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये इन सब के लिए खतरनाक होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि हमने देखा कि ये दहशतगर्दी जो है वो इन तक भी जाएगी। लिहाजा इससे पहले कि ये फैले, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का साथ देना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के। और ये जो एनवॉय अपॉइंट किए इन्होंने भारत में अफगानियों ने, और इससे पहले काबुल में हम देख रहे थे कि भारतीय एम्बेसी का खुलना, ये किस हद तक ख़तरा है आगे ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं जो हम देख रहे थे कि इसमें रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, इन सब के लिए? देखिए मेरे ख्याल में इंडियन एम्बेसी का खुलना पहले भी काम करती रही है और मुझे खुद याद है अशरफ गनी के ज़माने में मैं खुद गया अफगानिस्तान, इसके अलावा करज़ई के ज़माने में भी गया। वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो काबुल के अंदर जितनी NGOs का नेटवर्क था, जितने आपके डिप्लोमेट की शक्ल में इंडियन रहा के एजेंट्स मौजूद होते थे। और हैरानगी की बात यह कि वो पश्तो ज़बान भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे और दे वर वेरी मच इंटरेक्टिव विद पाकिस्तानी डेलीगेशन या जो जर्नलिस्ट जाते रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर अगर वही एक्सपेरिमेंट अफगान तालिबान रजीम दोहराती है तो ये काफ़ी मुश्किल होगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लाने में। और अगर पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं होते तो अफगान कौम के लिए नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि रेजिस्टेंस फ्रंट और आर्म्ड स्ट्रगल के अलावा पॉलिटिकल फ्रंट भी इनके खिलाफ बोल रहा है। ताजिर जो है वो अफगानिस्तान के वो ओपनली अब अफगान तालिबान रजीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनकी वजह से कारोबार भी तबाह हो गया है, इकॉनमी बिल्कुल बर्बाद हो गई है और जो डेवलपमेंट के चांसेस थे वो बड़ी हद तक कम हो गए हैं। ज़्यादातर डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो डेवलपमेंट के काम थे वो तकरीबन बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से सरिया, सीमेंट और जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल था उसका जाना बंद हुआ है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से उनका आना और उसके टेक्सचर में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि अफगान ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा देखिए मेडिसिन का बिजनेस था, फ्रूट का बिजनेस था, मिनरल का बिजनेस था, कोयले का बिजनेस था, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। तो अब मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की इकॉनमी वो रिलाई कर रही है सिर्फ अमरीकी इमदाद पे या गैर मुल्की और ऑब्वियसली अगर वहाँ से भी सख्ती बढ़ गई तो जैसे हम ईरान में इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं कि इकोनॉमी जब सफ़र करती है तो फिर किस तरीके से ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं वो ट्रिगर होते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।